अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान पर पहले से ज़्यादा बड़े हमलों का इंदिया दे दिया है और अब से कुछ देर पहले अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस के नुमाइंदे से बात करते हुए ट्रंप ने कहा है कि वो ईरान के खिलाफ बहुत बड़े हमलों पर गौर कर रहे हैं जो कि पिछले हमलों से बहुत बड़े होंगे। ट्रंप ने यह भी कहा है कि वो इस हवाले से फैसला लेने के काफ़ी करीब पहुंच गए हैं और अमरीकी फोर्सेस इस हमले के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार भी हैं। एक्सियोस के मुताबिक ट्रंप ने कोई डेडलाइन तो नहीं दी, जबकि दो अमरीकी अहदेदारों ने भी कहा है कि अब तक ऐसे हमलों का ऑर्डर नहीं दिया गया है। यानी कि ट्रंप अब ये इंदिया दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि वो ईरान पर पहले से बहुत ज़्यादा बड़े हमले करेंगे और वो इन हमलों का ऑर्डर देने के बहुत करीब हैं। और वो ये भी कह रहे हैं कि इस हवाले से अमरीकी फोर्सेस तैयारी भी कर रही हैं। इस सारी सूरत हाल में ईरान के हिमायत याफ्ता हौसी ग्रुप अंसारुल्लाह ने सऊदी अरब के खिलाफ अपनी ऐलान करदा बहरी नाकाबंदी के बाद बाबुल मंदब के करीब रेड सी में 2 सऊदी परचम बरदार ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाने का दावा कर दिया है, जिनमें से एक जहाज पर हमले की तस्दीक भी हो चुकी है और हमले के बाद इस जहाज में आग भी भड़क उठी है। यानी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में जारी कशीदगी के बाद अब खलीजी मुमालिक से दुनिया भर को तेल की तरसील का एक और अहम बहरी रास्ता भी खतरे में पड़ गया है और इसके असरात पाकिस्तान समेत दुनिया भर की मईशतों पर पड़ेंगे, क्योंकि हमलों के बाद बैनुल-अक़वामी मार्केट में WTI क्रूड $92 फी बैरल का हो गया, जबकि ब्रेंट क्रूड एक बार फिर $100 फी बैरल की सतह से ऊपर चला गया है। $101 फी बैरल की सतह पर भी ट्रेड होता नजर आया है, जिससे तवानाई के आलमी बहरान में मजीद शिद्दत आने का खदशा पैदा हो गया है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में महंगाई में इजाफे और मईशतों के सुस्त होने का खतरा पैदा हो गया है, क्योंकि इससे पहले जंग में हूसियों ने सऊदी अरब पर हमले नहीं किए थे। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ तो बंद थी, मगर बाबुल मंदब का रास्ता खुला था और सऊदी अरब अपना ज़्यादातर तेल वहां से सप्लाई कर रहा था। इसके साथ साथ सऊदी अरब जंग में न्यूट्रल किरदार अदा करने की कोशिश कर रहा था। सऊदी अरब पर इब्तिदा में हमले हुए तो पाकिस्तान ने भी वाज़ेह पोजीशन ले ली थी और ईरानी क़यादत से बात की थी। ये खबरें भी सामने आई थी कि अमेरिका सऊदी अरब से नाराज़ है, मगर अब हौसी ग्रुप सऊदी अरब के जहाज़ों पर हमले कर रहे हैं। इस पेशरफ्त ने एक और बड़ा खतरा भी पैदा कर दिया है कि सऊदी अरब, जो अब तक ईरान के खिलाफ जंग में बराह रास्त शरीक नहीं था, वो भी इस तनाज़े में बराह रास्त शामिल हो सकता है और पाकिस्तान के लिए भी सिफारती और स्ट्रेटेजिक मुश्किलात बढ़ने का खदशा है, क्योंकि पाकिस्तान की सालिसी के बाइस खित्ते में बार बार मुकम्मल जंग का खतरा टल गया था और इसी किरदार पर अमेरिका, ईरान, सऊदी अरब और कतर समेत तमाम फरीक़ैन ने पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की थी, बार बार की थी। ताहम हौसियों की जानिब से सऊदी अरब की बहरी नाकाबंदी की धमकी के बाद पाकिस्तान वाज़ेह कर चुका है कि वो अपने समंदरी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का हक महफूज रखता है। इसके अलावा पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई ताउन का मुआहदा भी मौजूद है, जबकि पाकिस्तान का ज़्यादातर तेल सऊदी अरब से आता है। अगर समुद्री रास्ता बंद किया जाता है या फिर वहाँ पर जहाज़ों पर हमले होते हैं तो पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान इस हवाले से वाज़ेह कर रहा है और सऊदी जहाज़ों पर हमलों के बाद पाकिस्तान ने न सिर्फ इन हमलों की सख्त मजम्मत की, बल्कि सऊदी क़यादत को यकीन दिलाया है कि पाकिस्तान इस मुश्किल वक्त में सऊदी अरब के साथ खड़ा है। ईरान के हिमायत याफ्ता ग्रुप अंसारुल्लाह के तर्जुमान याह्या सरी ने एक बयान में दावा कर दिया कि उनके ग्रुप ने रेड सी में 2 सऊदी ऑयल टैंकर्स को बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स और ड्रोन्स के जरिए निशाना बनाया है और ये हौसियों की जानिब से सऊदी अरब को बहरी नाकाबंदी की धमकी के बाद पहला हमला है। याह्या सरी ने मजीद कहा कि हौसी अपनी बहरी कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे और मुहासरे के बदले मुहासरे की पॉलिसी पर अमल करते रहेंगे। हौसियों के इस दावे के बाद सऊदी सरकारी खबर रसा एजेंसी ने तस्दीक कर दी कि कल रात एक सऊदी परचम बरदार ऑयल टैंकर को रेड सी में सफ़र के दौरान हमले का निशाना बनाया गया, जिससे उसके अगले हिस्से में आग लग गई। ताहम दूसरे सऊदी ऑयल टैंकर पर हमले अभी तक तस्दीक नहीं हुई है उस हमले की। सऊदी ऑयल टैंकर पर हमले के बाद सामने आने वाली वीडियोज़ में देखा जा सकता है कि बहरी जहाज़ पर लगी हुई आग के बुलंद शोले उठ रहे हैं। अहम बात यह है कि मार्च में ईरान की जानिब से स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को बंद करने के बाद तेल की तरसील मुतासिर होने पर सऊदी अरब रेड सी और बाबुल मंदब के रास्ते को मुतबादिल सप्लाई लाइन के लिए इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन अब हौसियों की कार्रवाइयों के बायस ये मुतबादिल रास्ता भी खतरे में पड़ गया है। पाकिस्तान ने सऊदी ऑयल टैंकर पर हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है और आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक गुफ्तगू भी हुई है। इस हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक्स पर पूछा है कि आज सुबह मेरी अपने अजीज़ भाई सऊदी अरब के वली अहद और वज़ीर आज़म शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोन पर बात हुई। इस दौरान मैंने रेड सी में सऊदी तेल बरदार जहाज़ों पर हौसी मलेशिया के हमलों की सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत की। ऐसे हमले नाकाबिल कबूल हैं।
बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी हैं, समंदरी रास्तों पर आज़ादाना आमदोरफ्त के लिए ख़तरा है और ख़ित्ते के अमन व सलामती को नुकसान पहुँचाते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मज़ीद लिखा कि मैंने सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती का इरादा किया और कहा कि मैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और पूरी पाकिस्तानी कौम इस मुश्किल वक्त में सऊदी क़यादत और सऊदी अवाम के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान और मैं इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि हम ख़ित्ते में अमन सलामती और इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए करीबी ताउन जारी रखेंगे और रेड सी और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ समेत पूरे खित्ते में कानूनी समंदरी तिजारत की बिला रुकावट आमदोरफ्त को यकीनी बनाने के लिए मिलकर काम करेंगे। इसके अलावा आज अमरीकी सदर ट्रंप ने भी सऊदी ऑयल टैंकर्स पर हूसियों के हमले पर रद्द-ए-अमल दिया है और ईरान को इन हमलों का जिम्मेदार ठहराया है। इस हवाले से ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि हूसियों की जानिब से बहरी जहाज़ों पर हमले करके तिजारत और समंदरी आमदोरफ्त में रुकावट डालने की वजह से 1 साल पहले अमेरिका ने उनके खिलाफ बहुत ताकतवर फौजी कार्रवाई की थी। उस कार्रवाई के बाद से और ईरान के साथ हमारे तनाज़े के दौरान भी हूसियों ने काफ़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, लेकिन अफसोस कि अब उन्होंने दोबारा कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं और गुज़िश्ता रात सऊदी अरब के 2 जहाज़ों पर हमला कर दिया है। ट्रंप ने मज़ीद लिखा कि यह बयान रिकॉर्ड पर रहे कि अगर हूसियों ने दोबारा ऐसा किया तो अमेरिका इसका जिम्मेदार ईरान को ठहराएगा, क्योंकि अमेरिका के मुताबिक हूसी ईरान की प्रॉक्सी हैं। ऐसी सूरत में ईरान के खिलाफ सख्त फौजी कार्रवाई की जाएगी और यकीनन खुद हूसियों को भी निशाना बनाया जाएगा। मुझे हूसियों से ख़ास तौर पर मायूसी हुई है क्योंकि अब तक वो काफ़ी समझदारी से काम ले रहे थे। इससे पहले ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा था कि हमारा दिफाई मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है, आँख के बदले आँख। इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों समेत ईरान के खिलाफ किसी भी किस्म की जारियत का भरपूर और फैसलाकुन जवाब दिया जाएगा। जो भी ऐसे हमलों में किसी भी नौइयत की मदद करेगा उसे भी जायज़ हदफ समझा जाएगा। अब्बास इराक़ची का यह बयान सामने आने के बाद आज फ़िलिपाइन के शहर मनीला में मीडिया से बात करते हुए अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान के मामले पर सदर ट्रंप की पॉलिसी आँख के बदले सर की है। मौजूदा सूरत हाल बरकरार रही तो ईरान भारी कीमत अदा करता रहेगा। इस दौरान मार्को रूबियो ने यह दावा भी कर दिया कि ईरान अब भी डील के लिए दरख्वास्तें कर रहा है। ईरान चाहे तो मशरिक़ वस्ता का अमीर तरीन मुल्क बन सकता है, लेकिन उसे चलाने वाले रहनुमाओं को मुआशी मामलात का इल्म ही नहीं है और उनकी दिलचस्पी सिर्फ हिज़्बुल्लाह, हमास और हूसियों को पैसे देने में है। Guys, I saw Arachi, their foreign minister, the other day say or something about their policies, an eye for an eye. The president's policy is a head for an eye, and they will pay a very heavy price. Okay, these people who are calling us every day, begging, let's do a deal. They send us messages through other countries, third countries. I mean, they're running out of countries to send. Even I had countries here coming up to me, oh, I just spoke to the Iranians, they want to do a deal. The problem is, every time these people do a deal, they either break it or after they make it, they want to change the deal. They're probably not ready to do a deal yet, but they will be soon because the price they're paying is very high despite their tough talk and their flowery language and their stupid Lego videos. Despite all that bravado, they are suffering tremendously and they're going to suffer more until they come to their senses. They're not there yet, unfortunately. Iran could be the richest country in the Middle East if they want it to be, but instead, they take their money and they use it and they give it to Hezbollah, they give it to Hamas, they give it to the Houthis. If they had spent their money on their people and on their economy, today Iran could be probably the richest country in the region. इस सारी सूरत हाल में स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी मुसलसल 12वें दिन भी जारी है और कल रात को भी दोनों जानिब से एक दूसरे के अहदाफ पर बड़े हमले हुए हैं। कल रात को सेंटकॉम ने एक बार फिर ईरान के मुख्तलिफ इलाकों में सर्वेलेंस रेडार्स, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स और मिसाइल एंड ड्रोन स्टोरेज फैसिलिटीज़ को निशाना बनाने का दावा करते हुए एक वीडियो जारी की जिसमें मुबैना ईरानी टारगेट्स को हिट होते हुए देखा जा सकता है। हालिया अमरीकी हमलों में इराक और ईरान की सरहद पर वाक़े ईरान की शलमचा बॉर्डर क्रॉसिंग को भी निशाना बनाया गया है और हमले के बाद सामने आने वाली वीडियोज़ में बॉर्डर क्रॉसिंग पर एक बड़ी आग देखी जा सकती है, साथ ही मुतादिद तबाहशुदा इमारतें भी देखी जा सकती हैं, जबकि वीडियो में धमाकों के दौरान मुसाफिरों को अपनी जान बचाने की कोशिशें करते हुए भी देखा जा सकता है। ईरानी सरकारी टीवी के मुताबिक इस हमले में कम से कम 2 अफराद शहीद और 11 जख्मी हो चुके हैं। इन हमलों के बाद ईरान ने भी बहरीन, कुवैत और उर्दन में अमरीकी अड्डों और दीगर तनसीबात को निशाना बनाने का दावा कर दिया है और आज भी कुवैत और बहरीन में ईरानी मिसाइल और ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया गया, जबकि कुवैत ने इराकी सरहद की तरफ से आने वाले एक मुश्तबा प्रोजेक्टाइल को इंटरसेप्ट करने का दावा भी किया है। साथ ही कुवैत और इराक की अल अब्दाली बॉर्डर क्रॉसिंग पर भी एक हमला हुआ। अल अब्दाली बॉर्डर क्रॉसिंग पर मुबैना ईरानी हमले के बाद सामने आने वाली वीडियोज़ में धमाके के बाद धुएं के गहरे बादल देखे जा सकते हैं। इस सारी सूरत हाल में अब ये रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं कि अमेरिका खित्ते में अपनी फौजी ताकत को मजीद बढ़ा रहा है और इस सिलसिले में मजीद दस्ते खित्ते की तरफ भेज दिए गए हैं। इस हवाले से अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले से वाकिफ अफराद के मुताबिक अमरीका मशरिक़ वस्ता में मजीद फौजी दस्ते, तिब्बी अमला और असलाह भेज रहा है ताकि सदर ट्रंप के पास ईरान के खिलाफ कार्रवाई को वुसअत देने के लिए मजीद मजबूत
फौजी ऑप्शंस मौजूद हों। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान अमरीकी खुसूसी ऑपरेशंस फोर्सेस अपने अड्डों से मशरिक़ वस्ता रवाना हुई हैं, जिसकी तस्दीक फ़्लाइट ट्रैकिंग डेटा और अमरीकी हुक्काम ने भी की है। एक अमरीकी अहदेदार के मुताबिक जंगी तैयारों के कई स्क्वाड्रन भी मशरिक़ वस्ता के मुख्तलिफ अड्डों पर तैनात कर दिए गए हैं, जबकि अमरीका और बरतानिया में मौजूद फौजी अड्डों पर बमबार तैयारों को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है ताकि ज़रूरत पड़ने पर कार्रवाइयाँ तेज़ी से आगे बढ़ाई जा सकें। इसके अलावा एक और अमरीकी अहदेदार ने बताया कि गुज़िश्ता चंद रोज़ के दौरान अमरीका के 150 से ज़ायद तिब्बी एहलकार जर्मनी के लैंडस्टूल रीजनल मेडिकल सेंटर पहुंच चुके हैं। यह अस्पताल मशरिक़ वस्ता में ज़ख्मी होने वाले अमरीकी फ़ौजियों के इलाज का मरकज़ है। ये तैयारियां इस बात का ताज़ा इशारा है कि सदर ट्रंप ईरान के खिलाफ कार्रवाई में मज़ीद शिद्दत लाने पर गौर कर रहे हैं। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा कि अमरीकी फ़ौजियों की तादाद में इजाफा सदर ट्रंप को यमन के हूसी जंगजुओं के खिलाफ मज़ीद कार्रवाई की सलाहियत फराहम करने के लिए भी हो सकता है। ट्रंप ने गुज़िश्ता साल हूसियों के खिलाफ फ़िज़ाई हमलों की मुहिम शुरू की थी, जो तकरीबन 2 माह बाद एक सादा जंगबंदी पर ख़त्म हो गई। इस कार्रवाई से हूसियों को शदीद नुकसान पहुंचा था, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुए थे। इसके बाद भी हूसियों ने बास बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया। ताहम फरवरी में ईरान के साथ जंग शुरू होने के बाद हूसी ज़्यादातर बराह रास्त कार्रवाइयों से दूर रहे। ऐसे में आज इराक़ के वज़ीर आज़म अली अल-ज़ैदी भी ईरान के अहम दौरे पर तेहरान पहुँच गए हैं, जहाँ आज उनकी ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान समेत दीगर अहम ईरानी हुक्काम से मुलाकात हुई। वाज़ेह रहे कि इससे पहले गुज़िश्ता हफ्ते इराक़ी वज़ीर आज़म ने अमेरिका का दौरा किया था और व्हाइट हाउस में उनकी अमेरिकी सदर ट्रंप से मुलाकात भी हुई थी। ऐसे में आज तेहरान में ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान और इराक़ी वज़ीर आज़म अली अल-ज़ैदी की मुलाकात के बाद ईरानी सरकारी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि इराक़ी वज़ीर आज़म हाल ही में वाशिंगटन गए थे, इसलिए फितरी बात है कि वो इस दौरे के बाद अपने ख़यालात और तासुरात हम तक पहुँचाएँ। लेकिन इस वक्त अमेरिका के साथ सालिसों के मामले में हमें कोई मसला नहीं है। अब्बास इराक़ची के मुताबिक ईरान और अमेरिका के दरमियान पहले ही काफ़ी सालिस मौजूद हैं जो ये किरदार अदा कर रहे हैं, और मसला दोनों ममालिक के दरमियान पैगामात के तबादले का नहीं है। असल मसला अमेरिका का तर्ज अमल है, यानी उसका गैर मंतकी, हद से बढ़ा हुआ और गलबा पसंद रवैया, जिसका हमारी जानिब से भरपूर जवाब दे दिया गया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने मज़ीद कहा कि जब तक अमेरिका ये नहीं समझेगा कि आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता ईरानी अवाम और उनके मफादात का एहतराम करना है, उस वक्त तक कोई पेशरफ्त मौसर साबित नहीं होगी। एक तरफ स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में जारी कशीदगी रेड सी में बाबुल मंदब तक पहुँच गई है और सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक को दोनों तरफ से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, तो दूसरी तरफ सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान एक अहम जौहरी मुआहदे पर इत्तफाक हो गया है। इस हवाले से अमरीकी सदर ट्रंप का एक अहम बयान भी सामने आ गया है। कल बुध के रोज़ अमरीकी वज़ीर तवानाई क्रिस राइट और उनके सऊदी हम मनसब ने एक ऐसे मुआहदे पर दस्तखत किए जो जौहरी तवानाई के शोबे में ताउन की शराइत तय करता है, और इस मुआहदे में जौहरी हथियारों के फैलाव को रोकने के लिए मुख्तलिफ ज़वाबित शामिल हैं। इस हवाले से तफसीलात तो सामने नहीं आई, ताहम इससे पहले ये रिपोर्ट ज़रूर सामने आई थी कि सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान इस मुआहदे पर साबिक सदर जो बाइडन के दौर से मुज़ाकरात हो रहे थे। ताहम अमेरिका की जानिब से इस मुआहदे के बदले में सऊदी अरब को इसराइल के साथ ताल्लुकात की नॉर्मलाइजेशन के मुतालबे की वजह से मुआहदा नहीं हो पाया। आज अमेरिकी सदर ट्रंप ने सऊदी अरब के साथ हालिया न्यूक्लियर मुआहदे से मुताल्लिक सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए ये लिख दिया है कि अमरीकी महकमा तवानाई और सऊदी अरब के दरमियान होने वाला सिविल न्यूक्लियर मुआहदा मंजूर किया जाएगा, जिसमें किसी भी किस्म की यूरेनियम अफजोदगी नहीं होगी। ये मुआहदा सिर्फ पुरअमन और गैर फौजी मकासद के लिए होगा, जैसा कि ईरान, मुत्तहदा अरब अमारात और दीगर कई ममालिक के पास मौजूद जौहरी प्रोग्राम हैं। लेकिन इस मुआहदे की मंजूरी मुकम्मल तौर पर इस बात से मशरूत होगी कि सऊदी अरब इंतहाई काबिल एहतराम और कामयाब अब्राहम अकॉर्ड्स में शामिल हो। अमरीका पुरअमन नॉन इनरिच्ड जौहरी तनसीबात की मुखालफत नहीं करता। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। यानी अमरीकी सदर ट्रंप ने सऊदी अरब के साथ एक अहम बाहमी मुआहदे की मंजूरी के लिए एक ऐसी शर्त रख दी है जो इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की एक पुरानी ख्वाहिश समझी जाती है, यानी सऊदी अरब की जानिब से इसराइल को तस्लीम करना और मुत्तहदा अरब अमारात की तरह इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात कायम कर लेना। और अपने गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में भी सदर ट्रंप ने इस हवाले से बहुत कोशिशें की थी कि सऊदी अरब इसराइल के साथ ताल्लुकात बहाल कर ले और इस बहाली के मुआहदे अब्राहम अकॉर्ड्स का हिस्सा बन जाए। मगर सऊदी अरब का शुरू से ही यह मौक़िफ़ रहा है कि जब तक मसला फ़लस्तीन का 2 रियासती हल नहीं किया जाता और फ़लस्तीन की रियासत 1967 से पहले की सरहदों के तहत नहीं बन जाती, तब तक वह ऐसे किसी मुआहदे का हिस्सा नहीं बनेगा। इस सारी सूरत हाल में अमरीका और सऊदी अरब के इस नए जौहरी मुआहदे की तफसीलात सरकारी सतह पर तो वाज़ेह नहीं हुई हैं। ताहम वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप इंतज़ामिया ने बुध को सऊदी अरब के साथ एक मुआहदे पर दस्तखत कर दिए, जिसके तहत सऊदी अरब को जौहरी ईंधन की अफजोदगी यानी
यूरेनियम अफजोदा करने की राह फराम की जाएगी, जबकि सऊदी अरब ने यह वादा किया है कि वो अपने जौहरी रिएक्टर्स के लिए अमरीकी कंपनियों की खिदमत हासिल करेगा। अमरीकी महकमा तवानाई की जानिब से ऐलान किए गए इस मुआहदे पर अमरीकी कांग्रेस में शदीद बहस मुतवक्के है, क्योंकि कई अमरीकी कानून साज तवील अरसे से इस खदशे का इजहार करते रहे हैं कि यूरेनियम अफजोदगी की टेक्नोलॉजी दूसरे ममालिक को देने से जौहरी हथियारों के फैलाव का खतरा बढ़ सकता है। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान पहले भी खुलेआम कह चुके हैं कि अगर ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से ना रोका गया तो सऊदी अरब भी जौहरी हथियार बनाने की कोशिश करेगा। अगरचे ट्रंप इंतजामिया ने इस मुआहदे की ज़्यादा तफसीलात जाहिर नहीं की, ताहम इस मुआहदे से वाकिफ 3 अफराद ने अपनी शनाख्त जाहिर न करने की शर्त पर बात की है, क्योंकि उन्हें इस मुआहदे पर अवामी तौर पर गुफ्तगू करने की इजाज़त नहीं है। उन अफराद के मुताबिक इस मुआहदे का इब्तिदाई मुसविदा उस वक्त तैयार किया गया था जब सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने नवंबर में अमेरिका का दौरा किया था। हालिया बरसों में अमेरिका ने दीगर ममालिक के साथ जो जौहरी मुआहदे किए हैं उनमें ऐसे ममालिक की हौसला शिकनी की गई है या उन्हें इजाज़त नहीं दी गई कि वह खुद यूरेनियम की अफजोदगी शुरू करें। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि इस मुआहदे से वाकिफ अफराद के मुताबिक इस मुआहदे में रिवायती बैनुल-अक़वामी मुआयनों की शर्त शामिल नहीं है, इसलिए सदर ट्रंप को इसे नाफिज करने के लिए कौमी सलामती से मुताल्लिक एक अलग वेवर पर दस्तखत करना पड़े। और अब कि जब मुआहदे पर दस्तखत हो चुके हैं तो इसकी तफसीलात अमरीकी कांग्रेस को भेजी जाएंगी, जिसके पास इस पर फैसला करने के लिए 90 दिन होंगे। लेकिन अगर अमरीकी कांग्रेस इस मुआहदे के निफाज के खिलाफ भी वोट दे दे, तब भी सदर ट्रंप इस फैसले को वीटो कर सकते हैं और बज़ाहिर मुखालफिन के पास इतने वोट ही मौजूद नहीं होंगे कि वो इस मुआहदे को आगे बढ़ने से रोक सकें। ऐसे में इस नए मुआहदे से वाकिफ अफराद के मुताबिक इस मुआहदे में ऐसे हिफाजती इकदाम शामिल किए गए हैं ताकि सऊदी अरब यूरेनियम को हथियार बनाने के दर्जे तक अफजोदा ना कर सके। ताहम उन अफराद का यह भी कहना है कि मुआहदे में एक खुसूसी इस्तिस्ना शामिल है, जिसके तहत सऊदी अरब को उन सख्त बैनुल-अक़वामी मुआयनों से मुस्तस्ना रखा गया है जो दीगर ममालिक के साथ होने वाले जौहरी मुआहदों में लाजमी होते हैं। इसके बजाय हसास नौइयत के मुआयने खुद अमरीकी टीमें करेंगी, जैसा कि मुआहदे में तय किया गया है। रिपोर्ट में यह भी लिखा गया है कि इसराइल में इस मुआहदे पर सख्त तनकीद हो रही है और इसराइली अपोजिशन इस मुआहदे पर तशवीश का इजहार कर रही है। ये सारी सूरत पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर और बॉस्टन यूनिवर्सिटी के डीन डॉक्टर आदि नजम साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब, ज़ाहिर तेल की कीमतें $100 फी बैरल से ऊपर चली गई। पहले जब जंग हो रही थी यही कहा जा रहा था कि सदर ट्रंप के लिए बड़ी परेशानी है क्योंकि तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, वहाँ महंगाई बढ़ रही है और मिट्टा मार रहे हैं। अब तो सदर ट्रंप ने अब से थोड़ी देर पहले कहा है कि वो ज़्यादा बड़े हमले करने के, जो पहले हमले किए उनसे ज़्यादा बड़े हमले का फैसला करने वाले हैं और इसके लिए उन्होंने फ़ौज भी तैयार कर दी है। आपको लग रहा है जो सूरत हाल है, जिस डेडलॉक का दोनों ममालिक शिकार हैं, उसमें ये ब्लफ है या हकीकत बन सकता है? देखिए, ब्लफ हो ना हो, सिग्नलिंग जरूर है और हकीकत बन सकता है। अगर चाहे ये भी हो कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ना चाहें कि हमला, मतलब उनकी ख्वाहिश तो मेरे ख्याल में ये है ना कि मैं जब इस तरह बढ़ाऊंगा प्रेशर तो ईरान जो है उस प्रेशर में खुद ही बकल हो जाएगा। और अभी तक ईरान ने कोई ऐसी हमें नहीं दिया, कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं दी कि वो इस किस्म की एस्केलेशन का जवाब जो है कि जवाब में अपने आप को पीछे हटा ले। लेकिन ये बन सकता है। जो हम चीज़ें देख रहे हैं ऑन द ग्राउंड या ऑन द वाटर मुख्तलिफ हैं पिछले कई माह में जो हमने देखा उससे। और मेरी गुजारिश ये होगी कि अब क्या 5वें महीने में हैं हम, 100 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं इसको। इस तमाम अरसे में सवाए जो पहले 2-3 दिन थे जब बहुत बमबारी हो रही थी और सुप्रीम लीडर को हलाक किया गया वगैरह वगैरह, उसके बाद से लेके अब तक हम शायद प्रोबेबली एट द मोस्ट डेंजरस जंक्शन पे हैं। और डेंजरस इसलिए नहीं सिर्फ है कि हमें एक एस्केलेशन नज़र आ रही है अमेरिका की तरफ से और उसके जवाब में ईरान की तरफ से, लेकिन एक तरह से क्रेडिबल हो गया है कि ये जंग जो है ये फैल सकती है। ना सिर्फ रीजन में, अगर ये रीजन में फैली और बाकायदा गल्फ ममालिक इस जंग का हिस्सा बन गए किसी वजह से, तो फिर ये एक आलमी नौइयत की एक कॉन्फ्लिक्ट बन जाती है, सिर्फ रीजनल नहीं रहती है। अभी भी रीजनल नहीं है, आपने जैसे तेल का जिक्र किया। सो इन ऑल दोज रीजंस इट इज़ सीरियस। एक आखिरी गुजारिश, जब मैं कहता हूँ ना कि ये मुख्तलिफ है, हमने जो पिछले 11-12 रातों से जो हम देख रहे हैं अमेरिका के हमले, वो आप अगर उनको देखें तो उसमें एक आपको स्ट्रेटेजिक इंटेंट नजर आती है। वो पहले वो ऑ एंड शॉक वाला नहीं है। शुरू में तो ऑ एंड शॉक था ना कि हम जाएंगे और इतनी तबाही करेंगे कि तुम हमारी दहशत को देख के जो है ना हथियार डाल दोगे। एक स्ट्रैटेजी अगर थी शुरू में तो ये थी। अब जो है आपको ज्यादा टारगेटेड नजर आ रही है। उन जगहों पे हमले हो रहे हैं जहां अमेरिका का ख्याल ये है कि हम ईरान की जो कैपेबिलिटी टू क्लोज हुरमुज है उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं।
दूसरी जो आपकी हैं बहुत टारगेटेड किस्म के जो निशाने हैं, चाहे वो ब्रिज हो, चाहे वो अड्डे हों सामान के, उस किस्म की होगी। तो लग ये रहा है कि ये इस वक्त इसके पीछे एक मिलिट्री स्ट्रैटेजी नजर आ रही है, सिर्फ ट्रंप साहब की ख्वाहिश नहीं है, इसके पीछे जो जर्नैल और उनके पेंटागन के लोग हैं वो भी एक तरह से स्ट्रेटेजिक हैं। मुख्तसर जवाब सिर्फ यही है कि यस प्रेशर के लिए है, लेकिन जो हमें तैयारियां नजर आ रही हैं, चाहे वो जहाज के जाने से हो, चाहे वो इन अटैक से हो, दोज आर रियल। और अमेरिका भी और ईरान भी मेरे ख्याल में तैयारी कम से कम ये कर रहा है कि अगर ये बढ़ती है तो दे शुड बी रेडी। मतलब पहले भी ज़ाहिर है ईरान ने जो रीजनल कंट्रीज हैं उन पर हमले किए, उसमें मुत्तहदा अरब अमारात की सख्त पोजीशन थी, मगर नज़र आ रहा था कि सऊदी अरब किसी भी तरीके से चाह रहा है कि बात आगे बढ़े। पाकिस्तान ने भी किरदार अदा किया, खुद पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि हमने ईरान से बात की कि आप सऊदी अरब पर हमले ना करें, बट दिस टाइम इस दफ़ा बाबुल मंदब पर हौसी बागियों ने पहले उसको ब्लॉक करने की धमकी दी और अब 2 सऊदी जहाज़ों पर हमला भी कर दिया। ये अब इम्कान ज़्यादा बढ़ रहा है कि सऊदी अरब भी इन्वॉल्व हो जाए, जिसकी वजह से ये ज़्यादा बड़ी जंग बन जाए खित्ते में। जी बिल्कुल, मेरा जो इम्कान ज़रूर है। अगेन आई डोंट थिंक कि कोई भी चाहता है ये, ना ईरान चाहता है, ना अमेरिका चाहता है। अमेरिका का पता नहीं, ईरान नहीं चाहता और शायद सऊदी अरेबिया भी नहीं, लेकिन यकीनन इम्कान है। और इसीलिए मैंने कहा था कि ये इस वक्त जिस हम मोड पे हैं वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है बनिस्बत पिछले बहुत सारे हफ्तों से। जो आपने सऊदी अरेबिया का जिक्र किया, आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की कि देखें, अगर जब इसकी तारीख लिखी जाएगी ना, ऑलरेडी लिखी जा रही है, तो एक हैरत अंगेज़ बात यह है कि बावजूद इसके कि गल्फ के ममालिक पे हमले हुए, उनमें से किसी ने अभी तक ये नहीं कहा कि हम जंग का हिस्सा हैं। उन सारों का जो है मौक़िफ़ वो ये है कि जनाब हम इस जंग का हिस्सा नहीं है, तुम जो हम पे बमबारी कर रहे हो गलत कर रहे हो। और आपने ये भी देखा कि निस्बतन सऊदी अरेबिया पे कम हुई। मेरे अपना ये ख्याल है कि उसके पीछे भी पाकिस्तान का कुछ रोल है। वहीं से मीडिएशन वगैरह शुरू हुई कि शुरू से एक तरह से ईरान का जो था हदफ जो था वो सऊदी अरेबिया वैसा नहीं था जैसा बहरीन या कतर या कुवैत या यूएई था। अब अगर किसी वजह से ये बाबुल मंदब की वजह से सऊदी अरेबिया घसीट लिया जाता है या खुद आ जाता है, तो फिर गेम मेरे ख्याल में बिल्कुल बदल जाती है, गल्फ के लिए भी और दूसरे ममालिक के लिए भी। आप यकीनन जानते होंगे, पता नहीं आपके देखने वाले जानते हैं कि नहीं, कि बाबुल मंदब का जो मतलब है, उसका जो ट्रांसलेशन है वो है वो दरवाज़ा जिस पे आंसू गिराए जाते हैं, गेट ऑफ टेयर्स। तो ये फिर दुनिया के लिए गेट ऑफ टेयर्स ही बन जाता है। इसमें एक मैं गुजारिश ये करूंगा कि आपने इब्तिदाइये में भी जिक्र किया जो अमेरिका और सऊदी अरेबिया की इस वक्त गुफ्तगू हो रही है डील के हवाले से। आज जब मैं सुबह देख रहा था अमेरिका के चैनल्स, तो उन पे बहुत सारी चीज़ें थी कि जनाब डील ख़राब है, ये तो मुसलमान मुल्क है। अगर मुसलमान कहते नहीं थे, लेकिन उस किस्म की हमें वो सारा नैरेटिव आ रहा था। लेकिन एक जो नैरेटिव खुसूसन आ रहा था वो ये कि यार ये सऊदी अरेबिया जो है ना, ये अच्छा एलाई नहीं रहा हमारा, इसने इस जंग में हमारा साथ नहीं दिया। अगर ये डीलें ऐसी होनी है तो फिर सऊदी अरेबिया को पुश किया जाए कि ये भी इस जंग का बाकायदा हिस्सा हो। और बाकायदा हिस्सा होने की वजह का जो मतलब है, तो रीज़न ये सारे ममालिक नहीं है बाकायदा हिस्सा। अगर ये बाकायदा इस जंग का हिस्सा होते हैं तो किस साइड पे होते हैं? फिर जंग होगी ईरान एक तरफ और दूसरी तरफ ये गल्फ के ममालिक अमेरिका और इजराइल। फिर ये मुल्क जानते हैं कि उसकी कॉस्ट कितनी ज्यादा है। और उस सूरत में पाकिस्तान, जिसका दिफाई मुआहदा है सऊदी अरब के साथ, पाकिस्तान कंडेम भी कर रहा है, पाकिस्तान माजी में भी कह चुका है। इस हवाले से पाकिस्तान एक मुश्किल पोजीशन में होगा, क्योंकि पहले सालिसी का किरदार अदा किया, ईरान ने भी तारीफ की, दीगर दोस्त ममालिक ने भी की, अमेरिका ने भी की। पाकिस्तान के लिए मुश्किल पैदा हो जाएगी। यार अगर तो वहां पहुंच जाते हैं कि बाकायदा ये आ जाएं इस जंग में, जो अभी तक नहीं आए। अभी भी आप देखें सऊदी अरेबिया जो है वो, उसकी हर बयान जो है वो ये कि जनाब यमन में जो हुती हैं उनके साथ हमारा झगड़ा है। आज ट्रंप की एक बयान आया है कि अगर इसमें यमन के इलाके में कोई किसी भी कश्ती पे हुआ अटैक तो मैं ये समझूंगा कि वो ईरान ने किया। लेकिन सऊदी अरेबिया ये नहीं कह रहा अभी तक। लेकिन अगर ये हो जाता है तो मुश्किल तो बहुत छोटा लफ्ज है ना पाकिस्तान के लिए। फिर तो मुश्किल से आप बहुत आगे चले जाएंगे। मुश्किल में तो आप ऑलरेडी हैं। और उस मुश्किल का इजहार जो हमने पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस से स्टेटमेंट देखी, मेरे ख्याल में बड़ी सोची समझी नपी तुली हुई थी जहाज के बारे में। उसके बाद हमने हुतियों से भी एक स्टेटमेंट देखी कि अगर कोई जहाज जो है, अगर कोई बहरी जहाज जो है वो अपना झंडा बदल लेता है तो हमारे पास तरीके हैं कि हम देखें कि वो किसका झंडा है। तो ये एक सारे के सारे एक नाजुक गेम खेल रहे हैं।
और दे ऑल अंडरस्टैंड्स के स्टेक कितनी हाई है। लेकिन अगर हम वहां पहुंच जाते हैं इस उस मोड़ पे जिस पे या किसी ईरान की कार्रवाई, हुथियों की कार्रवाई की वजह से, या ईरान की कार्रवाई की वजह से, या अमेरिका की पुश की वजह से ये जंग का जो घेराव है वो फॉर्मली बढ़ जाता है और ये ममालिक उसमें घसीटे जाते हैं, तो देन तो ये सिर्फ तेल की कीमत तो विल बी अ वेरी स्मॉल वन पार्ट ऑफ इट, लेकिन उससे बहुत ज्यादा उसकी जो पॉलिटिकल रैमिफिकेशंस हैं, जिस तरह ये अब्राहम अकॉर्ड का ना, फिर तो उसका जो आज मैं कह रहा हूँ कि टीवी पे मैं सुन रहा हूँ बार बार वो कह रहे हैं कि जी सऊदी अरेबिया ने इस जंग में हमारा साथ अच्छा नहीं दिया। उसका मतलब क्या है, किसका साथ नहीं दिया? नॉट ओनली द यूएस बट इजराइल। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। भारतीय तलबा का एहतजाज बैनुल-अक़वामी तवज्जो हासिल कर चुका है और ख़ुद भारत से भी ऐसी आवाज़ें उठ रही हैं कि जो मोदी हुकूमत के दबाव या खौफ की वजह से कई साल पहले खामोश करा दी गई थी। और इस एहतजाज की हीट अब ख़ुद नरेंद्र मोदी भी महसूस कर रहे हैं और उन्हें पेपर लीक के तनाज़े पर 3 महीनों की खामोशी के बाद पहली दफ़ा बयान जारी करना पड़ गया है। लेकिन भारतीय नौजवानों और अपोजिशन ने उस बयान को मुस्तरद कर दिया है। भारत में मेडिकल एंट्री टेस्ट का पेपर लीक होने के खिलाफ शुरू होने वाले तलबा के एहतजाज में मुसलसल शिद्दत आती जा रही है। मुल्क गिर मुजाहरे शुरू हो गए हैं। 20 जुलाई के पुलिस क्रैकडाउन, गिरफ्तारियों और FIRs के बावजूद भी दिल्ली के जंतर मंतर पर तलबा और नौजवानों का मरकजी धरना जारी है, जहां सियासतदान, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और दीगर शख्सियात तलबा से इजहार यकजहती करती नजर आ रही हैं। पूरे दिल्ली, खासतौर पर जंतर मंतर के करीब पुलिस की भारी नफरी तैनात है। सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। किसी भी वक्त दोबारा क्रैकडाउन या ऑपरेशन का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी ने दावा कर दिया है कि हमें मुतअद्दिद इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि जंतर मंतर आते हुए या वापस घरों को जाते हुए तलबा को पुलिस हिरासत में ले रही है। हम दिल्ली पुलिस से अपील करते हैं कि वो ये गिरफ्तारियां और तलबा को हिरासा करना बंद कर दे। कॉकरोच जनता पार्टी ने मजीद कहा कि प्रोग्राम में एहतजाजी तहरीक में शामिल होना कोई जुर्म नहीं है। इसके अलावा भारतीय मीडिया के मुताबिक आज सुबह से दिल्ली के 16 मेट्रो स्टेशंस को गैर मुय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिया गया है। साथ ही आलमी मीडिया में रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि दिल्ली पुलिस ने क्रैकडाउन के दौरान तलबा और नौजवानों के खिलाफ पैलेट गन्स का भी इस्तेमाल किया है और इसके कुछ मुतासरीन भी सामने आ गए हैं। भारतीय तलबा के एहतजाज को बैनुल-अक़वामी तवज्जो मिलने और भारत में एक के बाद एक आवाज़ उठने के बाद आज वज़ीर आज़म मोदी ने पहली दफ़ा बराह रास्त इस पूरे तनाज़े पर बयान जारी कर दिया है। उन्होंने तलबा के मुतालबे पर अपने वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का तो ऐलान नहीं किया, लेकिन तलबा के एहतजाज को ठंडा करने के लिए पेपर लीक के मामले पर फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाने का ऐलान ज़रूर कर दिया। वज़ीर आज़म मोदी की पोस्ट के मुताबिक नौजवानों की फलाह बहबूद और मुस्तक़बिल से ज़्यादा कोई भी चीज़ अहम नहीं है। हमने फैसला किया है कि पेपर लीक में मुलव्विस अफराद को फौरी और सख्त सज़ा यकीनी बनाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें कायम की जाएंगी। मैंने इस सिलसिले में तमाम ज़रूरी इक़दाम करने के लिए मुतल्लिक़ा हुक्काम और अफसरान को हिदायत दे दी हैं। नरेंद्र मोदी की पोस्ट के मुताबिक ये तलबा के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तसलसल से जारी इक़दाम का एक हिस्सा है। जो लोग हमारे नौजवानों के मुस्तक़बिल को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेंगे उन्हें किसी सूरत नहीं बख्शा जाएगा। लेकिन वज़ीर आज़म मोदी के इस ऐलान को भारतीय अपोजिशन और कॉकरोच जनता पार्टी दोनों ने ही नाकाफ़ी करार दे दिया है। अहम बात यह भी है कि भारतीय अपोजिशन तो इस पूरे तनाज़े में भारतीय वज़ीर तालीम के साथ साथ खुद वज़ीर आज़म मोदी से भी मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर रही थी, लेकिन तलबा और कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ भारतीय वज़ीर तालीम के इस्तीफ़े के मुतालबे तक महदूद थे। लेकिन आज वज़ीर आज़म मोदी के बयान के बाद जंतर मंतर में धरने से खिताब करते हुए कॉकरोच जनता पार्टी के बानी अभिजीत दीपके ने कहा कि मोदी जी एक दफ़ा फिर आपसे दरख्वास्त है कि धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफ़ा ले लें, वरना यह मसला धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक महदूद नहीं रहेगा और आपके इस्तीफे की बात भी होगी। मेरी आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लीजिए, वरना बात सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की नहीं रहेगी, बात आपके इस्तीफे पर भी आ जाएगी और वो आएगी जैसी आपकी हरकतें आएगी, वो इतना तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, आएगी बात। एक इनकॉम्पिटेंट, एक फेल्ड मिनिस्टर इस देश के करोड़ों स्टूडेंट से ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता। पिछले 3 दिन से भारतीय पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन भी जारी है और पहले कांग्रेस समेत ऑपोजिशन जमातें ये शिकायत कर रही थी कि हुकूमत पेपर लीक के मामले पर पार्लियामेंट में बहस कराने से इनकारी है। लेकिन आज वज़ीर आज़म मोदी के बयान के बाद सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कांग्रेस और ऑपोजिशन जमातों ने शर्त रख दी है कि पार्लियामेंट में बहस भी उसी सूरत में शुरू करेंगे कि जब भारतीय वज़ीर तालीम मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। आज राज्यसभा के इजलास से खिताब करते हुए अपोजिशन लीडर और कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन ने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी का बयान इश्तियाल अंगेज़ है, पहले वज़ीर तालीम मुस्ताफ़ी हो जाएं, इसके बाद ही हम इस मामले पर बहस के लिए तैयार होंगे। लेकिन मोदी हुकूमत के
वजीर बराए पार्लिमानी उमूर का कहना था कि वजीर आज़म मोदी ने बयान दे दिया है, आज से ही बहस शुरू कर दी जाए। प्राइम मिनिस्टर का बयान हुआ है, ये इन्वेस्टिगेटिव बयान है ये, और दूसरा जो है पहले बिहार का एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा होना चाहिए, चर्चा करने के लिए थे। आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बहुत कड़ी कदम उठाते हुए देश को बताया कि जुडिशियल फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनाने के लिए, ताकि कोई भी देश में पेपर लीक का घटना होता है तो कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आप कंडीशन मत डालिए, बिना कंडीशन डाले हो चेयरमैन आप डिसाइड करें और चर्चा शुरू करें। हम ये मांग करते हैं कि चर्चा आज ही शुरू होनी चाहिए। इसी तरह कांग्रेस की रहनुमा प्रियंका गांधी ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि मसला कुछ और है और नरेंद्र मोदी कुछ और कह रहे हैं। ये तो वही बात हो गई ना कि बच्चा कह रहा है कि पापा मैं डिजाइनर बनना चाह रहा हूँ और पापा कह रहे हैं कोई बात नहीं बेटा, फिक्र मत करो, मैंने तेरी सेटिंग करके इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन करा दिया है। प्रॉब्लम एक है, बच्चा कुछ कह रहा है, आप कुछ और कह रहे हो। नेता हैं, नेतृत्व दिखाने का समय आ गया है, नेतृत्व दिखाएं। बच्चे कुछ कह रहे हैं, पहले उनकी बात सुने, उनकी मांगे क्या है। स्पष्ट मांगे हैं, धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करे, कि जितने भी जिन्होंने इनको मारा है पीटा है उन पे कार्रवाई हो। जितनी भी डिमांड है इनको पहले आप फुलफिल करो ना, इतना मुश्किल नहीं है। सिस्टम में भरोसा टूट गया है बच्चों का। जबकि कांग्रेस के रहनुमा और लोकसभा में ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए लिखा कि आप ही वो शख्स हैं कि जिसने हमारे नौजवानों के मुस्तकबिल को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। आपने हमारे निज़ाम तालीम पर मुकम्मल कब्जे और उसकी तबाही की इजाज़त दी और हौसला अफजाई की और उसके ज़िम्मेदार हर शख्स को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। राहुल गांधी ने मज़ीद लिखा कि तलबा के मुतालबात बिल्कुल वाज़ेह हैं, यानी धर्मेंद्र प्रधान को ओहदे से हटा दिया जाए, तलबा से माफ़ी मांगी जाए और उन अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए जिन्होंने तलबा पर हमला किया है। इसी तरह अपोजिशन की एक और जमात आम आदमी पार्टी के सरबरा अरविंद केजरीवाल ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी को जवाब देते हुए कहा कि बच्चों ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा मांगा था, लेकिन आपने इसकी बात ही नहीं की। आपका बयान एक हारे हुए और मगरूर शख्स का बयान लग रहा है। अभी प्रधानमंत्री जी ने एक ट्वीट किया है। ट्वीट करके उन्होंने कहा है कि पेपर लीक मामलों पे सजा दिलवाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। पर प्रधानमंत्री जी, ये तो बच्चों ने मांगा ही नहीं था, ये तो डिमांड ही नहीं थी। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे आप बच्चों को बेवकूफ बना रहे हो। तो ऐसे लग रहा है जैसे अभी भी आप लीपापोती करने की कोशिश कर रहे हो, अभी भी आप धर्मेंद्र प्रधान को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हो। तो बच्चों ने मांगा था धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, उसकी आपने बात ही नहीं की। बच्चे के सर फट गए, टांगे टूट गई, टांगों के उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, बर्बरता से उनके ऊपर हमला किया गया। बच्चे अस्पताल में एडमिट है, एक शब्द नहीं बोला उनकी सिंपैथी के लिए आपने। पूरी दुनिया में कुछ हो जाए आप ट्वीट करते हो, ये बच्चे आपके बच्चे नहीं हैं। आज आपका ये ट्वीट जो है ये एक हारे हुए और दिशाहीन पर अहंकारी इंसान का ट्वीट दिखाई दे रहा है। इसके अलावा आज फिर भारतीय पार्लियामेंट के बाहर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव समेत अपोजिशन जमातों के अरकान ने एहतजाज किया। भारतीय वजीर तालीम के इस्तीफे का मुतालबा दोहराया और वज़ीर-ए-आज़म मोदी के खिलाफ भी नारेबाजी की। दिलचस्प बात यह है कि अपोजिशन अरकान के सामने ही हुकूमती इत्तेहाद के अरकान वज़ीर-ए-आज़म मोदी की हिमायत में नारे लगा रहे थे और दोनों आमने सामने थे। भगोड़ा होना ये कांग्रेस पार्टी की आदत रही है। अब ये भगोड़े चर्चा करने के बजाय भाग रहे हैं। आगे क्या रास्ता दिखाई ऐसा कि राजनीतिक रोक। भारत की दीगर रियासतों और दीगर शहरों में भी तलबा की हिमायत में एहतजाज हो रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से चंडीगढ़ की एक वीडियो शेयर की है जिसमें नौजवानों की बड़ी तादाद शरीक है और वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा है। साथ ही दिल्ली में भारतीय सुप्रीम कोर्ट के बाहर बुकला ने तलबा की हिमायत में सेव डेमोक्रेसी, सेव कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से एहतजाज किया।
And to secure to all its citizens. Justice. Social. Economic. Political. Liberty. Of thought. Expression. Belief. Faith. And worship. India. That is Bharat. इसके अलावा भारतीय हुकूमत तलबा और कॉकरोच जनता पार्टी से मुज़ाकरात करने की कोशिशें भी कर रही है, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी का कहना है कि हुकूमत मुसलसल ये कोशिश कर रही है कि मुज़ाकरात के लिए तलबा यूनियन मिनिस्टर जेपी नड्डा के घर या दफ्तर पर आएँ, लेकिन हम ये तजवीज़ नहीं मान रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर हुकूमती नुमाइंदे जंतर मंतर नहीं आ सकते तो किसी न्यूट्रल मकाम का इंतखाब करें। कल हमें कहना है कि अरे जंतर मंतर मत बुलाओ, हमें दिक्कत हो जाएगी, जनता बहुत गुस्से में है। जंतर मंतर पे वो लोग बहुत डर रहे आने से, तो हमने बोला चलिए ठीक है, कोई नहीं, आप कोई ऐसी जगह सजेस्ट कर दो जहां ना आपका घर हो ना जंतर मंतर हो, कोई बीच की जगह सजेस्ट कर दो। तो अभी भी जितेंद्र सिंह जी बोल रहे हैं कि हम नड्डा जी के ऑफिस पे या घर पे मीटिंग कर सकते हैं। तो नड्डा जी के घर पे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? नड्डा जी के ऑफिस में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? जनता ने मना कर दिया है कि मीटिंग होगी तो नड्डा जी के घर पे नहीं होगी, या तो जंतर मंतर पर होगी या कोई न्यूट्रल वेन्यू पे होगी। सब लोग एग्री कर रहे हैं? आप अगर हमसे मीटिंग कर रहे हो तो हमें कुछ ना कुछ कॉन्क्रीट चाहिए, आपको हमारी कुछ मांगे माननी पड़ेगी, नहीं तो आपको बताना पड़ेगा कि कितने दिनों में आप हमारी मांगे मानेंगे। भारतीय नौजवान मोदी हुकूमत पर भरोसा करने से कतरा रहे हैं और किसी सरकारी दफ्तर या रिहाइशगाह पर मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है। ताहम हालात को इस नहज तक पहुंचाने में सबसे बड़ा किरदार खुद मोदी हुकूमत ने अदा किया है। हुकूमत ने इब्तिदा में नौजवानों के एहतजाज को अहमियत ही नहीं दी, मुसलसल नज़रअंदाज किया और फिर जब 20 जुलाई को नौजवानों ने पार्लियामेंट की तरफ मार्च करने की कोशिश की तो दिल्ली पुलिस ने क्रैकडाउन शुरू कर दिया, तशद्दुद और गिरफ्तारियों का सहारा लिया। यहाँ तक कि अब ये रिपोर्ट सामने आ रही है कि दिल्ली पुलिस ने तलबा को मुंतशिर करने के लिए पैलेट गन्स तक का इस्तेमाल किया, जो कि भारतीय फौज मकबूजा कश्मीर में करती आई है। ये रिपोर्ट्स दो बड़े मीडिया आउटलेट्स के जरिए सामने आई हैं, जिनमें से एक भारतीय अखबार द हिंदू है, जबकि दूसरा बैनुल-अक़वामी नशरियाती इदारा अल जज़ीरा है। दोनों रिपोर्ट्स में पैलेट गन का शिकार बनने वाले, निशाना बनने वाले नौजवान तलबा की तफसीलात बयान की गई हैं। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक 25 साला इरशाद मंसूर नई दिल्ली के एक अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं, जो 20 जुलाई के क्रैकडाउन के दौरान दर्जनों पैलेट लगने से जख्मी हो गए थे। डॉक्टर्स ने उनके जिस्म से दर्जनों पैलेट्स निकाल लिए हैं, लेकिन एक पैलेट अब भी उनके जिस्म के अंदर खून की एक अहम शरियान के करीब मौजूद है। ताहम दिल्ली पुलिस ने इन इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया है। इसके अलावा अल जज़ीरा ने भी अपनी रिपोर्ट में पैलेट गन से जख्मी एक नौजवान से बात की है। आँख में चला गया है, जो कि मेरे मसल ऑफ आई ऑफ मसल को इम्पैक्ट कर रहा है, जो कि मेरे बिजनरी में लाइक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। थोड़ा सा डीप पेनिट्रेट हो गया है, जिसके कारण मेरा जो ब्लड नर्वस है, जो कि ब्लड को फ्लो करता है, उसमें नी भी इम्पैक्ट करेगा इन फ्यूचर। वही इसी चीज़ का ट्रीटमेंट चल रहा है। तो ये जो पैलेट बॉम्ब था, नॉट ओनली इन माई फेस, मेरे नेक में एंड एट द सेम टाइम मेरी शोल्डर पे भी ये मेरी स्किन को पेनिट्रेट करके अंदर इंसर्ट हो गया है। इस सारी सूरत हाल में बॉलीवुड सेलिब्रिटीज तलबा की हिमायत में सामने आ रहे हैं, लेकिन कल तक ये तनकीद बढ़ रही थी कि बॉलीवुड के बड़े या सफ़े अव्वल के स्टार्स खामोश हैं। लेकिन कल रात को सलमान खान ने सोशल मीडिया पर तलबा की हिमायत में बयान दे दिया और उनके एहतजाज को पुरअमन करार दे दिया। ताहम अब उन्होंने एक और पोस्ट में मोहतात मौक़िफ़ अपना लिया है। सलमान खान की कल रात की सोशल मीडिया पोस्ट के मुताबिक ये एक बहुत पुरअमन तहरीक थी। ये देखकर बहुत दुख हुआ कि ये पुरतशद्दुद हो गई। मेरा दिल उन तलबा और उनके ख़ानदानों के साथ है जो हर्ट हुए हैं। पेपर लीक एक बहुत संगीन मसला है और मुझे ये जानकर और देखकर खुशी हुई कि हमारे मुल्क के बच्चे एक बेहतर तालीमी निज़ाम के लिए मुत्तहिद हो गए हैं और उनके वालिदैन भी उनका साथ दे रहे हैं। सलमान खान ने मज़ीद लिखा कि तलबा ने जो स्टैंड लिया है मैं उसे सराहता हूँ। इससे ये भी ज़ाहिर होता है कि तलबा मेहनत और लगन के साथ अपना मुस्तकबिल बेहतर बनाने और एक तालीम याफ्ता भारत की तामीर का जज्बा रखते हैं और यह एहतजाज इस काम को आगे बढ़ाने का दुरुस्त तरीक़ा है और तलबा ने इसे पुरअमन अंदाज में करके दिखाया है। सलमान खान ने मज़ीद लिखा कि यह मसला तलबा और तालीमी निज़ाम के दरमियान है, इसे सियासी तौर पर हाईजैक नहीं किया जाना चाहिए। इसका पूरा क्रेडिट सिर्फ हमारे मुल्क के तलबा को जाना चाहिए और मुझे यकीन है कि हुकूमत भी उनकी भरपूर हिमायत करेगी और तालीमी निज़ाम को मज़ीद मजबूत बनाएगी। ये एक विन विन सिचुएशन है। मुझे उम्मीद है और दुआ करता हूँ कि इस सूरत हाल के हवाले से एक मस्बत फैसला सामने आएगा। तालीम ही अगला ट्रेंड और फैशन होना चाहिए। ताहम अब से कुछ देर पहले सलमान खान का एक और बयान भी सामने आ गया है, जिसमें उन्होंने
वज़ीर-ए-आज़म मोदी के बयान के तनाजुर में तलबा को घरों को वापस जाने का मशवरा दे दिया है। सलमान खान के बयान के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने बयान दे दिया है और मुझे यकीन है कि वो पेपर लीक के ज़िम्मेदार अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे, इसलिए तलबा से गुजारिश है कि अपने घरों को वापस चले जाएँ। सलमान खान बोल रहे हैं और साथ ही एहतियात से काम भी ले रहे हैं, लेकिन कई बड़े बॉलीवुड स्टार्स अब भी खामोश हैं। ताहम कुछ बॉलीवुड स्टार्स ऐसे भी हैं जो ना सिर्फ बयान दे रहे हैं बल्कि जंतर मंतर में धरने में शरीक भी हो रहे हैं। इन्हीं फिल्मी सितारों में इमरान खान और हुमा कुरैशी भी शामिल हैं, जिनकी धरने में शिरकत की वीडियोस वायरल हो रही हैं। अदाकार इमरान खान ने नौजवानों के धरने में अपनी शिरकत का जवाब देते हुए कहा कि अगर आप अपने मौक़िफ़ के साथ खड़े नहीं हो सकते तो आर्ट की कोई हैसियत नहीं। Anything to say to actors who think art is not political? True art is going to have any individual artist's point of view embedded within it, and as part of our human nature, we are going to have opinions and perspectives that we hold true to ourselves. If you can't stand by your opinions, and if you do not pour your own heart into your art has no value. बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ भारतीय नौजवानों और तलबा से ज़ाहिर यकजहती के लिए इनकलाबी उर्दू शायरी खास तौर पर फैज़ अहमद फैज़ की नज़में भी पढ़ रहे हैं। ये फैज़ साहब की एक नज़म है, निसार में तेरी गलियों के वतन के जहाँ चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले, जो कोई चाहने वाला तवाफ़ को निकले नज़र चुरा के चले, जिस्म जान बचा के चले। सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है, सुना है शेर का जब पेट भर जाए तो वो हमला नहीं करता, सुना है घोंसले से कोई बच्चा गिर पड़े तो सारा जंगल जाग जाता है, सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं और आम खबर की तफसीलात आपके सामने रखें। आज़ाद कश्मीर की इंतखाबी मुहिम में नून लीग और पीपल्स पार्टी आमने सामने है। दोनों पार्टियों की आला क़यादत खुद आज़ाद कश्मीर जाकर इंतखाबी मुहिम चला रही है और इस दौरान एक दूसरे पर सियासी इल्ज़ाम तराशी भी देखने में आ रही है। नून लीग की क़यादत पीपल्स पार्टी की सिंध में कारकर्दगी पर तनकीद करते हुए अवाम से वोट मांग रही है, तो जवाब में खुद बिलावल भुट्टो जरदारी पीपल्स पार्टी की तरफ से जवाब दे रहे हैं और पंजाब में नून लीग की कारकर्दगी को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। पंजाब और सिंध के सूबाई वज़रा भी सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे पर तनकीद कर रहे हैं और मुख्तलिफ वीडियोज़ भी शेयर कर रहे हैं। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने बिलावल भुट्टो जरदारी की तनकीद के जवाब में पंजाब के मुख्तलिफ शहरों की सड़कों की वीडियोज़ शेयर की, तो जवाब में सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन ने पंजाब के मुख्तलिफ शहरों की ख़राब हालत की वीडियोज़ शेयर कर दी। इसी दौरान पंजाब के मुख्तलिफ शहरों खुसूसन लाहौर में बारिश के बाद ये सियासी बहस मज़ीद तेज़ हो गई है और पीपल्स पार्टी नून लीग पर तनकीद कर रही है। लाहौर में आज एक ही स्पेल के दौरान 263 मिलीमीटर बारिश हुई, जिसके बाद मुख्तलिफ इलाकों में पानी खड़ा हो गया। सड़कों पर कई फीट पानी जमा होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कई मोटरसाइकिलें और गाड़ियाँ पानी में बंद हो गईं, जबकि डिफेंस के इलाके में कश्तियाँ चल गईं। DHA में पानी अंडरपास की छत से जा लगा, जबकि हरबंसपुरा अंडरपास को भी पानी जमा होने की वजह से ट्रैफिक के लिए बंद करना पड़ा। तर्जुमान वासा के मुताबिक लाहौर एयरपोर्ट के इलाके में सबसे ज़्यादा 263 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। ताजपुरा में 157, काहना में 143, शादीपुरा में 136, मुगलपुरा में 133, माल रोड पर 116, मनावा में 112, जौहर टाउन में 81 और चौक नाखुदा में 64 मिलीमीटर बारिश हुई। लाहौर में 48 घंटे के दौरान 343 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि PDMA के मुताबिक रवां मानसून सीजन के दौरान पंजाब में 21 हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि 154 अफराद जख्मी हुए हैं। लाहौर के अलावा गुजरावाला में भी गुज़िश्ता 2 रोज़ के दौरान शदीद बारिश रिकॉर्ड की गई, जिसके बाद 2 दिन तक पानी खड़ा रहा और 9 हलाकतें भी रिकॉर्ड की गई। लाहौर शदीद स्पेल के बाद अब क्या सूरत हाल है, बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ जाहिद शेरवानी से। जाहिद, बहुत शुक्रिया। दायरे दिन में खबरें आती रहीं कि पानी खड़ा हो गया है, बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, इस वक्त क्या सूरत हाल है? ये इस वक्त शाहजेब जैसे कि यहाँ पे बारिश जो तूफ़ानी बारिश हुई है, लाहौर में जो एयरपोर्ट का इलाका है वहाँ पे इस वक्त जो बारिश हुई है 263 मिलीमीटर बारिश सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा लाहौर में तकरीबन 6 जहाँ पे 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। उस वक्त जो है जब बारिश के दौरान जो सड़कें हैं, गलियाँ हैं, बाज़ार हैं, नदी नालों का मंजर पेश कर रहे थे, लेकिन 5 से 6 घंटे के दौरान पानी जो है वो ड्रेन हो चुका है। इस वक्त जो है हम लक्ष्मी चौक पर मौजूद हैं।
जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर है इस बात पे कि पानी कहीं हो ना हो यहाँ पर ज़रूर होता है, लेकिन इस वक्त जो है यहाँ पर पानी बिल्कुल नहीं है। ऐसा मंजर पेश हो रहा है जैसे यहाँ पे बारिश हुई नहीं थी। वासा का अमला मुस्तद यहाँ पर हर जगह पर जहाँ जहाँ पानी खड़ा हो सकता है वहाँ पे आरजी कैंप लगाए गए हैं और वहाँ पर उनका पूरा अमला मौजूद है। उनके पास तमाम मशीनरी मौजूद है, पंप्स मौजूद हैं जहाँ पर वो पानी अगर किसी गहरी जगह पर चला जाए तो उसको सक कर सकते हैं। और इसी तरह पूरी तरह यहाँ पर तमाम जो इलाका है लाहौर का, जहाँ पे हम भी देखते रहे हैं, जबकि वासा की तरफ से भी हैंड आउट जारी हो चुका है कि इस लाहौर में कहीं भी पानी इकट्ठा नहीं हुआ है, जमा नहीं है और तमाम रास्ते, तमाम सड़कें, तमाम गलियाँ इस वक्त क्लियर हैं। और ये वासा का जो दावा था कि हमने इसके बेहतरीन इंतजाम किए हैं, इस हैवी रेन में इतने कम अरसे में इतनी ज़्यादा बारिश हो जाना और उसके बाद पानी का इतना इकट्ठा होना और फिर उसके बाद 3-4 घंटे बाद निकल जाना, ये उनकी कारकर्दगी का एक सबूत है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, इस हवाले से आप तफसीलात देख रहे थे। मानसून का सीज़न है, हुकूमतों की कारकर्दगी पर सवाल उठता रहेगा। बारिश का होना, पानी का खड़ा होना, ये मुसलसल इस बात पर नज़र रखी जाएगी। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।